नमस्ते। आहार एवं पोषण की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पहली इकाई का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे और वह है भोजन का वर्गीकरण। तो हमारा भोजन जो है वो कई मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है और इसके अंतर्गत कुछ समूह आते हैं और वे हैं अनाज, दालें, इसके अलावा दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, मांस, मछली, सब्जियां, फल, अंडा, तेल और घी, और अंत में आता है शर्करा और गुड़। तो ये अभी जिन भोज्य पदार्थों के मैंने नाम लिए हैं, इनको विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और अलग अलग समूहों में डाला गया है। तो ये भोज्य पदार्थ किन किन समूहों में या किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, यह मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। भोजन का वर्गीकरण आपके सिलेबस में 3 प्रकार से दिया गया है। एक तो कार्यों के आधार पर, दूसरा पौष्टिक तत्वों के आधार पर और तीसरा नश्वरता के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो कार्यों के आधार पर भोजन को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला शरीर निर्माणात्मक, दूसरा ऊर्जा प्रदान करने वाले और तीसरा शरीर की रक्षा करने वाले या शरीर रक्षात्मक। तो शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ वे होते हैं जिनमें की शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व अर्थात प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं दाल और तिलहन या दलहन जिसको कहते हैं। इसके अतिरिक्त मांस और मछली, दूध और दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ और ऑयल सीड्स और सूखे मेवे जिन्हें नट्स कहते हैं, ये भी प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो क्योंकि प्रोटीन शरीर के निर्माण का कार्य करता है, इसलिए जो भोज्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं उन्हें इस वर्ग में रखा गया है। फिर है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ वे हैं जो कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं या उनमें वसा अच्छी मात्रा में होती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रति ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि वसा के प्रति ग्राम से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। परंतु कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत है। लगभग प्रतिदिन की ऊर्जा का 60% हम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं और 25% हम वसा से प्राप्त करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जिन भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है वे भोज्य पदार्थ इस समूह के अंतर्गत रखे गए हैं और ये हैं अनाज, उसके अतिरिक्त कंद और मूल और शर्करा तथा गुड़। ये कार्बोहाइड्रेट रिच भोज्य पदार्थ हैं। और वसा जिन भोज्य पदार्थों में अधिक होती है वह है दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, इसके अलावा वसा यानी तेल और घी। तो ये भोज्य पदार्थ वसा प्रदान करने वाले हैं और इन्हें भी ऊर्जा प्रदान करने वाले समूह में रखा गया है। तीसरे समूह की या कार्य की हम बात करते हैं, यह है शरीर की रक्षा करने का कार्य और यह कार्य है विटामिन और खनिज लवणों का। तो हमारे शरीर में विटामिन और खनिज लवण मुख्यतया सब्जियां तथा फल प्रदान करते हैं, इसलिए इनको शरीर रक्षात्मक समूहों में रखा गया है। अब हम बात करते हैं पौष्टिक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत आते हैं कार्बोज समूह, यानी किस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा उपस्थित होते हैं। तो अनाज, शर्करा और गुड़ इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है प्रोटीन समूह। तो इसके लिए दालें, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ।
तथा मांस, मछली, अंडा इस समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दलहन और तिलहन भी प्रोटीन रिच होता है, अतः इसी समूह में रखा जा सकता है। वसा समूह के अंतर्गत आते हैं, जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, तो विभिन्न प्रकार के तेल और घी इस समूह के अंतर्गत आते हैं। और जिन बीजों से तेल निकाला जाता है या दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जिनसे घी या मक्खन निकाला जाता है, वे इस समूह के अंतर्गत आते हैं। विटामिन समूह, फल और सब्जियां इस समूह के अंतर्गत रखे गए हैं। खनिज लवण भी सब्जियों और विटामिन के द्वारा प्राप्त होते हैं, अतः इस समूह के अंतर्गत भी सब्जियां और विटामिन आते हैं। इसके अतिरिक्त एक और समूह है, वह है जल। जल हम एज इट इज जल के रूप में भी पी सकते हैं और विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों के रूप में भी इसे उपयोग में लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे वर्गीकरण की, और वह है नश्वरता के आधार पर या पेरिशेबिलिटी के आधार पर। तो इसका अर्थ यह है कि हम किसी भोज्य पदार्थ को कितने लंबे समय तक संग्रहित करके रख सकते हैं, यह वर्गीकरण नश्वरता के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। इस आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: अनश्वर, अर्धनश्वर और नश्वर। अनश्वर भोज्य पदार्थ वे हैं जिनमें आर्द्रता की मात्रा या नमी की मात्रा बहुत कम होती है, अतः यह जल्दी से खराब नहीं होते हैं, और इसमें अनाज, दालें आदि आते हैं। इसके अलावा घी और तेल भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं। शर्करा और गुड़ भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अर्धनश्वर के अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जिन्हें कुछ महीनों तक संग्रहित करके रखा जा सकता है, और ये हैं बेसन, आटा, आलू, प्याज, लहसुन। ये सारी चीजें कुछ महीनों तक संग्रहित करके रखी जा सकती है, इसलिए इसके अंतर्गत ये वाले भोज्य पदार्थ आते हैं। नश्वर भोज्य पदार्थ वे हैं जिनमें आर्द्रता की मात्रा बहुत अधिक होती है, अतः इन्हें उसी दिन कंज्यूम करना आवश्यक होता है, या थोड़ी बहुत हीट ट्रीटमेंट करके या प्रोसेस करके या फ्रिज में रख कर इनको 2-3 दिन तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। और इसके अंतर्गत आते हैं फल व सब्जियां, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। दूध से बने हुए पदार्थ वे आते हैं इसके अंतर्गत जो कि प्रोसेसिंग इस तरह से नहीं किए गए हैं कि उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके, जैसे मिल्क पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क। इन्हें हम महीनों तक फ्रिज में या बाहर भी संग्रहित करके रख सकते हैं, इसलिए ये अनश्वर भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं या अर्धनश्वर भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। परंतु दूध और दही, खोया, पनीर, ये इस प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं जो कि नश्वर समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मांस, मछली और अंडा भी इसी समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि भोज्य पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, उनके कार्यों के आधार पर, उनके पौष्टिक तत्वों के आधार पर और उनकी नश्वरता के आधार पर। धन्यवाद। इस लेक्चर को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टॉपिक के साथ में मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।